बच्चों, अब हम बात करते हैं 1848 में होने वाली उदारवादियों की क्रांति की। प्यारे बच्चों, जहां एक और निर्धन लोग अपनी खराब आर्थिक हालत के कारण विद्रोह कर रहे थे, वहीं उनके समानांतर शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में भी एक विद्रोह चल रहा था। उदारवादी मध्यम वर्ग ने संविधानवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग उठाई। उन्होंने संसदीय सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के सृजन की मांग करी। उन्होंने एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता की मांग करी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि एक सर्व जर्मन राष्ट्रीय सभा के पक्ष में मतदान करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन यहाँ भी महिलाओं को उनका उचित अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें केवल दर्शक दीर्घा में ही खड़े रहने का मौका मिल पाया। आपकी पुस्तक का चित्र 10 सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई फ्रैंकफर्ट संसद को प्रदर्शित करता है। सभा ने जर्मनी में संसदीय राजतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को प्रस्तावित किया। जब इन शर्तों पर प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ताज प्रस्तावित किया गया तो उसने राजा बनने से इनकार कर दिया। संभ्रांत वर्ग और सेना इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध करने लगे। उधर संसद का सामाजिक आधार सिकुड़ गया। मध्यम वर्ग के प्रभुत्व वाली संसद ने किसानों और शिल्पियों की मांगों को ठुकरा दिया, जिससे उन्होंने संसद का समर्थन करना बंद कर दिया। अंत में सेना बुलाई गई और सभा को भंग होने के लिए विवश कर दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी शक्तियों ने 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा दिया, किंतु वह पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए और उन्हें उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को बहुत सी रियायतें देनी पड़ी। अब बच्चों, हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जो है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो सबसे पहले बच्चों, हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे सामने प्रश्न है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? प्यारे बच्चों, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और क्रांतियों से दूर होता चला गया। अब राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग उदारवादियों और क्रांतिकारियों के स्थान पर रूढ़िवादी करने लगे, जिससे वह अपने राज्य की शक्ति को संवर्धित करने और यूरोप पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल करने के लिए आम जनता का समर्थन जुटा सकें। 1848 में जर्मनी में उदारवादियों द्वारा राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को राजा और सेना की संयुक्त शक्ति, जिसे जंकर्स अर्थात बड़े जमींदारों का समर्थन प्राप्त था, विफल करने के पश्चात ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाली। बिस्मार्क ने प्रशियन सेना और नौकरशाही की सहायता से 7 वर्ष की अवधि के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े, जिनका परिणाम प्रशिया की विजय के रूप में हुआ और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में दर्पणों के सभागार यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के केजार विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। आपकी पुस्तक का चित्र 11 वर्साय के महल के दर्पणों के सभागार में केजार विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित करने वाली उद्घोषणा को प्रदर्शित करता है। जब आप अपनी पुस्तक का चित्र 12 देखेंगे तो आपको 1866 से 1871 की अवधि के दौरान जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाला मानचित्र दिखाई देगा। इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रशिया ने किस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में धीरे धीरे और एक एक करके सभी जर्मन क्षेत्रों को विजित करके जर्मनी का एकीकरण किया। आपकी पुस्तक का चित्र 13 जर्मन संसद में कोड़ा या हंटर लहराते बिस्मार्क को दिखाता है। ध्यान से देखिए, सभी संसद सदस्य बिस्मार्क की कठोरता के डर से अपने अपने स्थान पर सिर झुकाए, मुंह छिपाए बैठे हैं। यह चित्र
अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब राष्ट्रवाद को बिस्मार्क जैसे निरंकुशतावादी कोड़े की भांति प्रयोग करके अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है इटली का एकीकरण। प्यारे बच्चों, आप जरा अपनी पुस्तक का चित्र 14 का देखो। आपको 1858 में एकीकरण से पूर्व का इटली दिखाई देगा। फिर जब आप अपनी पुस्तक का चित्र 14 ख देखोगे तो आपको एकीकृत इटली का मानचित्र दिखाई देगा। इसे देखकर आप यह समझ सकते हो कि किस प्रकार अलग अलग वर्षों में इटली के अलग अलग भागों को अपने साथ जोड़कर सर्डेनिया पिडामोंट ने एकीकृत इटली का निर्माण किया। 18वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सर्डेनिया पिडामोंट पर ही एक इतालवी राजघराने का शासन था। इटली के उत्तरी भागों पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य का नियंत्रण था। मध्य इटली पोप के नियंत्रण में था और दक्षिण इटली पर स्पेन के बुर्बों राजवंश का अधिकार था। यहाँ तक कि इतालवी भाषा का भी कोई सामान्य स्वीकृत रूप अभी उभर कर सामने नहीं आया था और क्षेत्रीय भिन्नताओं वाली बोलियां ही प्रचलित थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में इटली में राष्ट्रवाद के कोई लक्षण विद्यमान नहीं थे। फिर इटली में राष्ट्रवाद कैसे आया और उसका एकीकरण कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्रसिद्ध क्रांतिकारी जुइसेप मैज़नी ने किया। उसने एक गुप्त संस्था यंग इटली का निर्माण करके इटली के एकीकरण के लिए कार्य प्रारंभ किया। हालांकि 1831 और 1848 दोनों ही बार क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए। अतः अब इटली के एकीकरण का भार सर्डिनिया पिडामोंट के शासक किंग विक्टर एमैनुअल द्वितीय के कंधों पर आ गया, जिसने युद्धों द्वारा इटली का एकीकरण किया। इटली का संभ्रांत वर्ग यह मानता था कि इटली के एकीकरण से उनके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आपके समक्ष यह स्पष्ट है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के आते आते राष्ट्रवाद आदर्शों से हटकर यथार्थ और स्वार्थ पर आधारित होता जा रहा था। सर्डेनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री कैवूर, जिसने इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो कोई क्रांतिकारी था और ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति, ना ही उसमें इटली की भाषा, संस्कृति इत्यादि के लिए कोई विशेष प्रेम था। अन्य इतालवी धनी और शिक्षित उच्च वर्ग के व्यक्तियों की भांति ही कावूर भी इतालवी की अपेक्षा फ्रांसीसी भाषा बेहतर ढंग से बोलता था। कावूर ने फ्रांस के साथ एक चतुराईपूर्ण संधि करके 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इटली के एकीकरण में कावूर की नियमित सेनाओं की सहायता गैरिबॉल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी की। वह दक्षिणी इटली तथा 2 सिसिलियों के क्षेत्र में घुस गए तथा उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल करके स्पेनी शासकों को दक्षिणी इटली से खदेड़ दिया। 1861 में विक्टर एमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। आपकी पुस्तक का चित्र 15 विक्टर एमैनुअल को इटली का राजा बनाने में गैरिबॉल्डी के योगदान को रेखांकित करता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि गैरिबॉल्डी विक्टर एमैनुअल को इटली नामक बूट पहनने में सहायता कर रहा है। बच्चों, इस बारे में एक रोचक बात याद रखना आवश्यक है। इटली का एकीकरण इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार के कारण नहीं, अपितु कावूर की कूटनीति के कारण हुआ। इटली के आम लोग तो अभी भी उदार राष्ट्रवादी विचारधारा से अनभिज्ञ थे। दक्षिण इटली के जिन किसान समुदायों ने गैरिबॉल्डी को समर्थन दिया था, उन्हें राष्ट्रवादी भावना से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कभी इटालिया के बारे में सुना भी नहीं था। उनका मानना था कि ला इटालिया वास्तव में विक्टर एमैनुअल की पत्नी थी।
अब बच्चों हम बात करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम ब्रिटेन के राष्ट्र बनने की अजीब कहानी पर आते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति के कारण नहीं आया, अपितु यह इंग्लैंड की संसद के नेतृत्व में चली एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। उस समय इस क्षेत्र में केवल नस्लीय पहचानों वाले लोग ही रहते थे, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। इंग्लैंड की संसद ने 1688 में राजतंत्र से शक्ति छीन ली और वह एक ऐसा उपकरण बन गई जिसने इंग्लैंड को केंद्र में रखकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। स्कॉटलैंड की विशिष्ट संस्कृति तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्थित रूप से दमन किया गया। आयरलैंड की भी यही किस्मत रही। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार 1798 में वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन संस्था के विद्रोह के असफल होने के बाद 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जबरदस्ती मिला लिया गया। अब एक नया ब्रिटिश राष्ट्र अस्तित्व में आया, जिस पर मुख्य रूप से इंग्लिश संस्कृति का प्रभाव था। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की संस्कृति, भाषा, धर्म और राजनीतिक संस्थाओं को दबा दिया गया और वह इस नए राष्ट्र में केवल अधीनस्थ साझेदार के रूप में ही विद्यमान रहे। यूनियन जैक, अंग्रेजी भाषा तथा गॉड सेव आवर नोबल किंग जैसे राष्ट्रीय गान नए ब्रिटेन के प्रतीक बन गए। तो बच्चों, आपने देखा कि यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और आपने यह भी देखा कि पहले राष्ट्रवाद का विचार उदारवादी और क्रांतिकारी विचारों से संबंधित था, किंतु 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आते आते यह निरंकुशतावादियों द्वारा अपनी कूटनीति के एक औजार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिससे वह यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सके।